नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्रेविटेशन पार्ट 1। आज हम उस फोर्स के बारे में जानेंगे जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को एक साथ जोड़ के रखती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल। कभी सोचा है आपने कि एक सेब हमेशा नीचे जमीन पर ही क्यों गिरता है, लेकिन वही चांद वो ऊपर आसमान में आराम से कैसे टिका रहता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसने सर आइजैक न्यूटन जैसे जीनियस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। पता है, ग्रेविटेशन की इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल, एकदम आम सी चीज से हुई, एक गिरते हुए सेब से। कहा जाता है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे और जब उन्होंने एक सेब को नीचे गिरते देखा, बस उस एक मोमेंट ने सब कुछ बदल दिया। तो उनके दिमाग में क्या चला? उन्होंने सोचा, पहली बात, ये सेब बिल्कुल सीधा नीचे गिरता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, दाएं बाएं या किसी एंगल पर नहीं। इसका मतलब तो एक ही हो सकता है कि धरती यानी हमारी अर्थ उस सेब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। और ये जो खिंचाव है, ये जो फोर्स है, वो अर्थ के बिल्कुल सेंटर की तरफ लग रहा है। और बस यही था वो लाइट बल्ब मोमेंट। न्यूटन को रियलाइज हुआ कि ये फोर्स सिर्फ सेब और धरती तक ही लिमिटेड नहीं है। नहीं, ये एक यूनिवर्सल फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो चांद पर, दूसरे प्लैनेट्स पर, यहाँ तक कि सूरज पर, हर चीज पर काम करती है। और इसी R1 यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर अर्थ चांद को भी अपनी तरफ खींच रही है, तो चांद आकर हमसे टकरा क्यों नहीं जाता? इस सवाल का जवाब छुपा है सर्कुलर मोशन में। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। सोचिए, आपके हाथ में एक धागा है जिसके एक सिरे पर पत्थर बंधा है। अब आप उसे गोल गोल घुमा रहे हैं। क्या आपको अपने हाथ पर एक लगातार खिंचाव महसूस हो रहा है? अंदर की तरफ, राइट? बस यही खिंचाव है जो उस पत्थर को सर्कल में घूमने पर मजबूर कर रहा है। ये जो अंदर की तरफ लगने वाला कांस्टेंट पुल या फोर्स है, साइंस में इसका एक स्पेशल नाम है। इसे कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। देखो, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है। सेंट्रिपिटल यानी सेंटर सीकिंग, हमेशा सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स। और याद रखिए, किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए ये फोर्स एब्सोल्युटली जरूरी है। अच्छा, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सोचो, आपने अचानक धागा छोड़ दिया, तो क्या होगा? क्या पत्थर गोल घूमता रहेगा? नहीं, वो एकदम सीधी लाइन में फुर्र दूर चला जाएगा। ये जो सीधी लाइन है ना, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही फोर्स हटा, पत्थर ने अपनी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, बस उसी को फॉलो किया। तो चलिए अब इस पत्थर और धागे वाले एक्सपेरिमेंट को आसमान में ले चलते हैं और देखते हैं कि ये चांद की मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करता है। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। पत्थर वाले केस में ऑब्जेक्ट था पत्थर, सेंटर था आपका हाथ और फोर्स थी धागे की टेंशन। बिल्कुल इसी तरह चांद वाले केस में ऑब्जेक्ट है चांद, सेंटर है हमारी अर्थ और फोर्स वो है अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ की ग्रेविटी उस अंधे के धागे की तरह काम करती है जो चांद को जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स दे रही। तो पूरा खेल बैलेंस का है। देखिए, चांद के पास अपनी एक बहुत तेज वेलोसिटी है जो उसे हमेशा सीधा टेंजेंट की डायरेक्शन में ले जाना चाहती है, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी उसे लगातार अंदर की तरफ खींचती है। इस खींचातानी का रिजल्ट क्या होता है? एक परफेक्ट स्टेबल सर्कुलर ऑर्बिट। ना चांद दूर जाता है, ना पास आता है। आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फटाफट एक छोटा सा नॉलेज चेक कर लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ सवालों से। रेडी? ओके, पहला सवाल बहुत ही सीधा था। अभी जो हमने समझा उसके हिसाब से सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है, जरा याद कीजिए। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कि ये एक ऐसी फोर्स है जो सर्किल में घूमती हुई किसी भी चीज पर लगती है और इसकी डायरेक्शन हमेशा उस सर्किल के सेंटर की तरफ होती है। बस इतना ही है, सेंटर सीकिंग फोर्स। और अब अगला सवाल, सोच के बताना। वापस इमेजिन कीजिए कि पत्थर घुमाते घुमाते धागा टूट गया, तो अब वो पत्थर किस डायरेक्शन में जाएगा? जवाब बिल्कुल वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था। पत्थर उस पॉइंट पर सर्कल के टेंजेंट की डायरेक्शन में एक सीधी लाइन में चला जाएगा, क्योंकि फोर्स खत्म होने के बाद वो बस अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को ही फॉलो कर सकता है। ग्रेट! तो चलिए आज के इस पूरे लेसन के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं।
पहला, ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल फोर्स है। दूसरा, सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना कंपल्सरी है। और तीसरा, चांद के केस में अर्थ की ग्रेविटी ही वो जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। ये तीनों बातें आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए फाउंडेशन है। और अब जाते जाते एक दिमाग घुमाने वाला सवाल, अगर ग्रेविटेशन यूनिवर्सल है, मतलब हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या आप भी इस वक्त अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं? इसके बारे में सोचिए। इसका जवाब हम ढूंढेंगे अगले लेसन में, जब हम केप्लर्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक कीप। नमस्ते स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन चैप्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जाना था। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और उन लॉज को समझेंगे जो बताते हैं कि प्लैनेट्स यानी ग्रह सूरज के चक्कर आखिर लगाते कैसे हैं। तो चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या प्लैनेट सूरज के आसपास एक परफेक्ट गोल चक्कर यानी सर्कल में घूमते हैं, या फिर उनका रास्ता थोड़ा अलग है, जैसे कि एक ओवल? ये एक ऐसी पहेली थी जिसने सदियों तक बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉमर्स को भी उलझा कर रखा था। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें मिलना होगा इस कहानी के हीरो से, योहानस केपलर। उन्होंने सदियों से इकट्ठा किए गए डेटा को स्टडी किया और उसी डेटा में उन्हें इस सवाल का जवाब मिल गया। केपलर ने जब प्लैनेटरी पोजीशंस के ढेर सारे डेटा को स्टडी किया तो उन्हें एक चीज साफ साफ दिखी। प्लैनेट्स का मोशन परफेक्ट सर्कल वाले पुराने आइडिया से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। उन्हें समझ आ गया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिल्कुल नए शेप की जरूरत है। और वो नया शेप था एलिप्स। अब ये एलिप्स क्या होता है? बहुत सिंपल है। एक कोन सोचो, जैसे आइसक्रीम का कोन या बर्थडे कैप। अगर आप उसे बिल्कुल सीधा काटोगे तो एक सर्कल मिलेगा, लेकिन अगर आप उसे थोड़ा सा टेढ़ा यानी इंक्लाइन काटोगे तो जो ओवल जैसा शेप बनेगा ना, बस वही है एक एलिप्स। अच्छा, तो देखो, सर्कल का एक ही सेंटर पॉइंट होता है ना? पर एक एलिप्स के अंदर दो स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। इन्हें हम कहते हैं फोकल पॉइंट्स या फोसाई, जिनको हम यहाँ F1 और F2 से दिखा रहे हैं। और इसकी सबसे खास बात यह है कि आप एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे A या B, उस पॉइंट की दूरी दोनों फोकाई से नापो और उन्हें जोड़ दो, जैसे AF1 प्लस AF2, तो जो टोटल आएगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। इसी डिस्कवरी के बेसिस पर केपलर ने अपना पहला लॉ दिया। बहुत ही सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी लॉ। हर प्लैनेट का ऑर्बिट एक एलिप्स होता है और सूरज उस एलिप्स के सेंटर में नहीं, बल्कि उसके दो फोकाई में से किसी एक फोकस पर होता है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब है कि जब कोई प्लैनेट सूरज का चक्कर लगा रहा होता है तो उसकी दूरी सूरज से हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अपने ऑर्बिट में वो कभी सूरज के पास आ जाता है और कभी उससे दूर चला जाता है। ठीक है, तो अब हमें ऑर्बिट का शेप तो पता चल गया कि वो इलिप्टिकल है, लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या प्लैनेट इस रास्ते पर एक ही स्पीड से चलता है या उसकी स्पीड भी बदलती रहती है? इसका जवाब हमें मिलता है केपलर के दूसरे लॉ में। ओके, केपलर का सेकंड लॉ सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, पर विश्वास कीजिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कहता है कि प्लैनेट और सन को जोड़ने वाली लाइन बराबर टाइम में हमेशा बराबर एरिया कवर करती है। चलो इसे एक डायग्राम से आसानी से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। मान लीजिए प्लैनेट को A से B तक जाने में 1 महीना लगता है। इस 1 महीने में उसने सन के साथ मिलकर ये जो एरिया ASB है वो कवर किया। अब जब प्लैनेट घूमकर दूर चला जाता है तो C से D तक जाने में भी उसे आगे 1 ही महीना लगता है। तो सेकंड लॉ के हिसाब से ये जो दो अलग अलग एरियाज हैं, ASB और CSD, ये एरिया में बिल्कुल बराबर होंगे। अब जरा सोचिए, अगर दोनों एरियाज बराबर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, A से B तक का जो रास्ता है वो C से D वाले रास्ते से लंबा है, तो सेम टाइम में यानी 1 महीने में लंबा रास्ता तय करने के लिए प्लैनेट को A से B तक तेजी से चलना पड़ेगा और C से D तक का छोटा रास्ता तय करने के लिए वो धीरे धीरे चलेगा। तो सिंपल सा कंक्लूजन ये है, जब प्लैनेट सूरज के पास होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और जब वो सूरज से दूर जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। चलिए अब आते हैं केपलर के तीसरे और आखिरी लॉ पर। ये लॉ एक प्लैनेट के टाइम पीरियड यानी एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले टाइम और उसकी सूरज से एवरेज डिस्टेंस के बीच एक सॉलिड मैथमेटिकल कनेक्शन बताता है। केपलर्स थर्ड लॉ सीधा सा कहता है, किसी भी प्लैनेट के पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का स्क्वायर यानी T स्क्वायर उसकी सूरज से मीन डिस्टेंस के क्यूब यानी R क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है जो हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट पर बिल्कुल ठीक बैठता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट K आता है। इसका मतलब है T स्क्वायर डिवाइडेड बाय R क्यूब हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू K के बराबर होगा।
मतलब आप सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट का टी स्क्वायर लो और उसके आर क्यूब से डिवाइड करो, जवाब हमेशा सेम आएगा। ये फॉर्मूला एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर याद रखना। ये लॉस सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इनका रियल यूज है। चलिए अब केपलर के थर्ड लॉ को यूज करके आपकी टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सवाल ये है, मान लीजिए एक प्लैनेट है जो एक स्टार से r डिस्टेंस पर है और उसका एक चक्कर पूरा करने का टाइम यानी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t है। हमें ये प्रूव करना है कि अगर वही प्लैनेट स्टार से 2r की दूरी पर होता तो उसका नया पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन √8 टाइम्स t हो जाएगा। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, हम शुरू करेंगे केपलर के थर्ड लॉ से, t² = kr³। इससे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। स्टेप 2, अब नई कंडीशंस क्या हैं? नई डिस्टेंस है 2r और नया पीरियड हम मान लेते हैं t न्यू। स्टेप 3, अब इन नई वैल्यूज पर लॉ अप्लाई करते हैं, तो t न्यू का स्क्वायर हो जाएगा k टाइम्स 2r का क्यूब, जो कि बनता है k टाइम्स 8r³। स्टेप 4, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए। इक्वेशन 1 से हमें पता है कि kr³ की वैल्यू t² है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो t न्यू का स्क्वायर हो गया 8 टाइम्स t²। स्टेप 5 और 6, बस अब t न्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए और हमारा आंसर आ गया t न्यू = √8t। हो गया प्रूव्ड। दिखा, लॉ को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना आसान है। केपलर का काम आसमान को समझने में एक बहुत बड़ा कदम था, लेकिन उनके इस काम ने एक और भी बड़ी डिस्कवरी के लिए जमीन तैयार कर दी। यहाँ हम केपलर और उनके बाद आए सर आइजैक न्यूटन के काम के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ सकते हैं। केपलर ने बताया हाउ, यानी प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, उन्होंने मोशन को डिस्क्राइब किया, लेकिन न्यूटन ने बताया व्हाई, यानी प्लैनेट्स आखिर इस तरह से मूव करते ही क्यों हैं। उन्होंने उस फोर्स को एक्सप्लेन किया जो इस पूरे मोशन के पीछे है। सच तो यह है कि न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ यानी t²/r³ = k को ही एक सबसे जरूरी सबूत की तरह इस्तेमाल किया। इसी लॉ की मदद से उन्होंने अपना आगे का काम किया और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट किया। इससे पता चलता है कि साइंस कैसे आगे बढ़ती है, एक डिस्कवरी दूसरे के लिए रास्ता बनाती है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हमने जो 3 मेन लॉ सीखे हैं उन्हें फटाफट से समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहता है कि प्लैनेट्स इलिप्स में घूमते हैं और सूरज एक फोकस पर होता है। सेकंड लॉ यानी लॉ ऑफ एरियाज कहता है कि प्लैनेट और सूरज को जोड़ने वाली लाइन बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप करती है। और थर्ड लॉ यानी लॉ ऑफ पीरियड्स कहता है कि पीरियड का स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और इसके साथ हम आते हैं एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर। अगर केपलर ने मोशन को डिस्क्राइब किया और न्यूटन ने उसके पीछे की फोर्स को, तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इन दोनों आइडियाज को आपस में जोड़ती है? इस सवाल का जवाब हम एक्सप्लोर करेंगे अपने अगले एक्सप्लेनर में। तब तक सोचते रहिए। एंड ग्रेविटेशन चैप्टर के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे लॉ की बात करेंगे जिसने सीरियसली हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो कॉस्मिक रूल है जो एक छोटे से पत्थर से लेकर बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक सब कुछ अपनी जगह पर रखता है। तो चलिए देखते हैं आज हमारी जर्नी कैसी रहेगी। हम शुरू करेंगे केपलर की एक अनसुलझी पहेली से, फिर सीधा जंप करेंगे न्यूटन के ब्रिलियंट यूनिवर्सल लॉ पर। हम उसके फॉर्मूला को तोड़कर समझेंगे, जी कांस्टेंट के राज को जानेंगे, फिर उस लॉ का प्रूफ भी देखेंगे और हाँ, एंड में एक मजेदार एग्जाम्पल सॉल्व करके इसे एक्शन में भी देखेंगे। तो सेक्शन 1, यहाँ हम उस बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं जो केपलर अपने पीछे छोड़ गए थे। ये कैसे से क्यों तक का सफर है। देखिए, केपलर ने हमें ये तो बता दिया कि प्लैनेट्स कैसे घूमते हैं, उनका रास्ता एलिप्टिकल है, उनकी स्पीड कब बढ़ती है कब घटती है, सब कुछ। लेकिन उनके पास एक सबसे बड़े सवाल का जवाब नहीं था। क्यों? आखिर ऐसी कौन सी अनजानी ताकत है, कौन सा इनविजिबल धागा है जो इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स को सन के चक्कर काटने पर मजबूर करता है? यही सवाल उस वक्त साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुका था। सेक्शन 2, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ। और फिर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने आए सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने हमें उस कॉस्मिक अट्रैक्शन के बारे में बताया। न्यूटन का आइडिया इतना सिंपल और इतना पावरफुल था कि इसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्स में हर चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। मैं, आप, ये स्क्रीन, ये अर्थ, दूर आसमान में वो सितारा, सब एक दूसरे पर एक फोर्स लगा रहे हैं। और ये फोर्स सिर्फ 2 बातों पर डिपेंड करती है, ऑब्जेक्ट्स का मास कितना है और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। और सबसे कमाल की बात, जो फोर्स एक सेब को पेड़ से जमीन पर गिराती है, वही सेम फोर्स चांद को भी अर्थ के चक्कर लगवाती है। ट्रूली यूनिवर्सल। और इस पूरी कहानी को, इस पूरे कॉस्मिक डांस को न्यूटन ने एक छोटे से ब्यूटीफुल से फॉर्मूला में लिख दिया। F = G m1 m2 /d²।
ये वो मास्टर की है जिससे हम इस यूनिवर्सल फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक्शन 3। चलिए अब इस फॉर्मूला को आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। इसके दो मेन हीरोज हैं, मास और डिस्टेंस। इस फॉर्मूला के दो सिंपल नियम हैं। पहला मास, जितना ज्यादा मास उतना जोरदार खींचाव। अगर आप एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करोगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगी। सिंपल। लेकिन दूसरा नियम डिस्टेंस बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप डिस्टेंस को डबल करते हो तो फोर्स आधी नहीं बल्कि 1/4 यानी 4 गुना कम हो जाती है। इसे कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब इस ग्राफ को देखो, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को बिल्कुल क्लियर कर देगा। लेफ्ट वाला बार देखो, मान लो ये 100 यूनिट्स की फोर्स है जब डिस्टेंस d है। अब राइट वाला बार देखो, हमने डिस्टेंस को डबल करके 2d कर दिया, तो फोर्स आधी यानी 50 होनी चाहिए थी। नहीं, देखो वो सीधा 25 पर आ गई, सिर्फ 1/4 रह गई। यही है इनवर्स स्क्वायर लॉ का कमाल। दूरी बढ़ने पर ग्रेविटी बहुत तेजी से कमजोर होती। सेक्शन 4। तो हमने मास और डिस्टेंस की बात कर ली, लेकिन फॉर्मूला में एक और चीज है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए एक कांस्टेंट चाहिए ना, और यहां आता है हमारा हीरो, कैपिटल G। तो ये G आखिर है क्या? इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझ सकते हो। ये मास और डिस्टेंस की लैंग्वेज को फोर्स यानी न्यूटन्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में हर जगह हमेशा सेम रहती है। इसीलिए तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू देखो, 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। ध्यान दो, -11 मतलब 0 पॉइंट, फिर 10 जीरो और फिर 6673। ये नंबर इतना ज्यादा छोटा है, और यही वजह है कि हमें अपने आसपास की चीजों जैसे टेबल कुर्सी की ग्रेविटी फील नहीं होती। ग्रेविटी का असली इफेक्ट देखने के लिए आपको अर्थ जैसे प्लैनेट साइज्ड मास की जरूरत पड़ती है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल, न्यूटन को यह कैसे पता चला कि फोर्स 1/d स्क्वायर्ड के प्रोपोर्शनल है? 1/d या 1/d क्यूब्ड क्यों नहीं? क्या ये बस एक गेस था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे है प्योर मैथमेटिकल ब्रिलियंस। और मजेदार बात यह है कि न्यूटन ने इसको प्रूव करने के लिए केपलर के ही काम का इस्तेमाल किया। चलिए देखते हैं कैसे। चलो न्यूटन के दिमाग के अंदर चलते हैं। स्टेप 1, उन्होंने स्टार्ट किया सेंट्रीपिटल फोर्स से, वो फोर्स जो किसी चीज को गोल घुमाती है। F = mv²/r। स्टेप 2 और 3, फिर उन्होंने प्लैनेट की स्पीड v को टाइम पीरियड t के टर्म्स में लिखा। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 2πr/t। इस v की वैल्यू को पहले फॉर्मूले में डाल दिया। स्टेप 4, यहां आता है उनका मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने इस नई इक्वेशन को r² से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी। ऐसा क्यों? ये उनकी शतरंज की चाल थी। स्टेप 5, इस चाल से फॉर्मूला के अंदर उन्हें r³ मिल गया, और ये देखते ही उनके दिमाग की घंटी बजी। उन्हें केपलर का थर्ड लॉ याद आया, जो कहता है कि r³ तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। स्टेप 6, तो बस उन्होंने r³ की जगह एक कांस्टेंट k रख दिया। अब इक्वेशन में क्या बचा? फोर्स इक्वल्स कुछ कांस्टेंट्स डिवाइडेड बाय r²। इसका सीधा मतलब है F is proportional to 1/r², एंड दैट्स इट। प्रूफ मिल गया। सेक्शन 6। इतनी थ्योरी के बाद अब टाइम है इस फॉर्मूला को असली काम पर लगाने का। चलिए आओ मिलकर कैलकुलेट करते हैं उस फोर्स को जो हमारे चांद को अर्थ से बांधे हुए है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा है। हमें अर्थ और मून के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। चलो उस इनविजिबल कॉस्मिक रोप की स्ट्रेंथ पता करते हैं। ओके, तो कैलकुलेशन शुरू करने से पहले देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। हमें चाहिए अर्थ का मास, मून का मास, उनके बीच का डिस्टेंस और जी की वैल्यू। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, ऐसा यूनिट्स। देखो यहाँ डिस्टेंस किलोमीटर्स में है, इसे मीटर्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स बन जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स। सब कुछ रेडी है, अब बस इन सारी वैल्यूज को हमारे मास्टर फॉर्मूला में प्लग इन करना है। तो F बराबर है G टाइम्स मास ऑफ अर्थ टाइम्स मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और जब आप ये सब कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने जो नंबर आएगा वो आपके होश उड़ा देगा। लगभग 2 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। ये है 2 के आगे 20 जीरोस। सोच सकते हो कितनी जबरदस्त, कितनी विशाल फोर्स है ये। यही वो कॉस्मिक खींचाव है जो चांद को हमारे आसपास रखता है। तो चलिए इस पूरे टॉपिक को समराइज करते हैं, खासकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी। सबसे पहले ये गोल्डन फॉर्मूला, दूसरा जी की छोटी सी वैल्यू,
और तीसरा ये दो रिलेशनशिप्स। फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन्हें याद रखेगा। तो आज हमने न्यूटन की लॉ की पावर देख ली, लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रही हूं। सोचो, अगर ग्रेविटी हर चीज को खींचना चाहती है तो ये पूरा यूनिवर्स एक जगह इकट्ठा होकर एक बड़े से बॉल में कोलैप्स क्यों नहीं हो जाता? आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस ऑल पावरफुल ग्रेविटी को रोक रही है? सोचिएगा जरूर। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ आवर ग्रेविटेशन चैप्टर। आज हमारा टॉपिक है अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी अर्थ में एक जबरदस्त खींचने की ताकत है, राइट? तो आज हम उसी ताकत के पीछे के साइंस को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके उसके फॉर्मूला तक। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ रियली सिंपल क्वेश्चन। ऐसा सवाल जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही होगा। और फन फैक्ट, इसका जवाब हमें सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। सवाल यह है, जब भी हम कोई पत्थर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा बिल्कुल सीधा वर्टिकली नीचे ही क्यों गिरता है? देखिए, आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम अर्थ के पुल से शुरू करेंगे, फिर एक पावरफुल कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद हम मून के ऑर्बिट का सीक्रेट जानेंगे, फिर जी को डिराइव करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे और हाँ, एंड में एग्जाम के लिए सब कुछ समराइज भी करेंगे। सो हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज पे अटेंशन। ओके, सेक्शन 1, द अर्थ्स पुल। तो सबसे पहला सवाल, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ यानी वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही क्यों एक्ट करती है? लेट्स सॉल्व दिस मिस्ट्री। वेल, इसका रीजन ये है कि हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अर्थ का पूरा मास एक काइंड ऑफ उसके सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही एक्ट करता है। और यही वजह है कि चीजें सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर ही गिरती हैं। सिंपल। लेट्स मूव टू सेक्शन 2, अ पावरफुल कैलकुलेशन। ओके, अब थियोरी से निकालकर थोड़े नंबर्स की बात करते हैं। अब हम अर्थ की ग्रेविटी की इस ताकत को एक्चुअली मेजर करेंगे और देखेंगे कि ये असल में कितनी पावरफुल है। अब देखिए, किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए होता है, राइट? जैसे कोई रेसिपी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ हमारे पास अर्थ का मास है जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फिर है उसका रेडियस यानी कैपिटल R। एक एग्जाम्पल के लिए हमने महेंद्र का मास लिया है, स्मॉल m, और आखिर में द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल G। और ये है वो मैजिकल फॉर्मूला जिसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर्ड। अब हमारा काम बहुत सिंपल है, बस इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और हमें पता चल जाएगा कि अर्थ महिंद्रा पर कितना फोर्स लगा रही है। और कैलकुलेशन के बाद हमें मिलता है 733 न्यूटन्स। अब इस नंबर का मतलब समझिए। इसका मतलब है कि अर्थ महिंद्रा को 733 न्यूटन्स के एक बहुत ही पावरफुल फोर्स से हर एक सेकंड अपनी तरफ खींच रही है। That's actually a lot of force. Now this is where it gets really interesting. अगर हम इस फोर्स को महेंद्रा और उसके दोस्त विराट के बीच के छोटे से ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करें तो अर्थ का फोर्स 1.83 बिलियन गुना ज्यादा है। Can you believe that? इसीलिए महेंद्र जमीन पर टिका रहता है, विराट की तरफ नहीं खिंचता। Now for a really big question, अगर अर्थ न्यूटन के सर पे गिरने वाले एप्पल और आसमान में चमकते हुए मून दोनों को एक ही फोर्स से खींचती है तो चांद अर्थ पर गिर क्यों नहीं जाता? वेल, इसका जवाब दो फोर्सेस के एक परफेक्ट बैलेंस में छिपा है। देखिए, एक तरफ है ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून को अंदर अर्थ के सेंटर की तरफ पुल कर रहा है, बट दूसरी तरफ मून के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है जो उसे आगे एक सीधे रास्ते पर पुश करना चाहती है। इन दोनों का बैलेंस ही मून को एक स्टेबल ऑर्बिट में रखता है। एक तरह से वो कंटिन्यूअसली अर्थ की तरफ गिर रहा है पर अपनी वेलोसिटी के कारण हर बार उसे मिस कर जाता है। ब्रिलियंट, इजंट? सेक्शन 4, द जी डेरिवेशन। ओके, अब टाइम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिराइव करने का। हम उस एक्सेलरेशन को अनकवर करेंगे जो अर्थ की ग्रेविटी पैदा करती है। इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी छोटा जी। इसे डिराइव करने के लिए हम दो अलग अलग लॉज का इस्तेमाल करेंगे। न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन या F = mg, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है F = gm अपॉन r स्क्वायर्ड। अब सोचिए, क्योंकि दोनों ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब हम इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रखते हैं।
mg इज इक्वल टू gm/r²। यहाँ से फिजिक्स का असली जादू शुरू होता है। देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ देखिए, दिस इज अमेजिंग। जो ऑब्जेक्ट का मास है यानी छोटा m, वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाता है। ये एक माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब एक भारी पत्थर हो या एक हल्का सा पंख, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें तो दोनों पर बिल्कुल सेम जी एक्ट करेगा और वो एक साथ नीचे गिरेंगे। तुम m को हटाने के बाद हमें मिलता है g का फाइनल फॉर्मूला, स्मॉल g इक्वल्स कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r²। ये फॉर्मूला साफ साफ बताता है कि g सिर्फ और सिर्फ अर्थ के मास m और उसके रेडियस r पर ही डिपेंड करता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सेक्शन 5, व्हाट इज g वर्थ। सो जब हमारे पास फॉर्मूला है तो चलिए इसका इस्तेमाल करके अर्थ की सरफेस पे g की एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हम g, m और r की नोन वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालते हैं तो कैलकुलेशन के बाद हमें g की वैल्यू मिलती है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अब कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम अपनी सुविधा के लिए इसे आम तौर पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। ओके, टाइम फॉर अ क्विक टेस्ट। अब तक जो भी सीखा है उसे अप्लाई करने का टाइम है। ये एक क्लासिक टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम है। सोचो, अगर अर्थ का मास डबल हो जाए और उसका रेडियस आधा, तो g की नई वैल्यू क्या होगी? गो ऑन, पॉज द वीडियो, थोड़ा सोचिए, फिर मैं जवाब बताती हूँ। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए, ओरिजिनल फॉर्मूला तो है g इक्वल्स gm/r²। अब हम नई वैल्यूज यानी m' और r' सब्स्टिट्यूट करते हैं। m की जगह 2m और r की जगह r/2। तो हमारा नया g, जिसे हम g' कहते हैं, बन जाता है g इंटू 2m/r/2 होल स्क्वायर्ड। सिंपल। अब r/2 का स्क्वायर बन जाता है r²/4। तो हमारी इक्वेशन हुई g इंटू 2m ऑन r²/4। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये नीचे का 4 ऊपर आ जाता है और 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाता है। सो द फाइनल रिजल्ट इज g' इक्वल्स 8 टाइम्स gm/r²। इसका मतलब इन चेंजेस से g की वैल्यू पूरे 8 गुना यानी 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। सिंपल था ना? Alright, we're at our final section, the exam summary. Okay, तो चलिए इस एक्सप्लेनर के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी हो जाएं। तो चलिए एग्जाम के लिए फाइनल रिवीजन चेकलिस्ट बनाते हैं। नंबर 1, याद रखें कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। 2, मून का ऑर्बिट ग्रेविटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का परफेक्ट बैलेंस है। 3, g को डिराइव करने के लिए हम F इक्वल्स mg और F इक्वल्स gmm/r² को इक्वल रखते हैं। 4, द गोल्डन फॉर्मूला g इक्वल्स gm/r²। 5, and this is crucial, g ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता। एंड फाइनली 6, अर्थ की सरफेस पर इसकी वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए गोल्ड हैं, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। हमने g को अर्थ की सरफेस के लिए तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन क्या ये वैल्यू हर जगह सेम रहती है? क्या पोल्स पर, पहाड़ों की चोटी पर या जमीन के बहुत नीचे गहराई में g की वैल्यू यही होगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। हम इसका जवाब अपने अगले एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे। नमस्ते स्टूडेंट्स, चलिए ग्रेविटेशन के चैप्टर 1 का चंक 5 शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे नंबर के बारे में बात करेंगे जिसको आप सभी बचपन से जानते हो। हाँ, मैं जी की ही बात कर रही हूँ। पर एक मिनट, क्या आपको लगता है कि ये नंबर हमेशा 9.8 ही रहता? ये देखो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। कितना फेमिलियर लगता है ना। हर फिजिक्स प्रॉब्लम में, हर कैलकुलेशन में हम इसे ही यूज करते आए हैं। पर क्या कभी सोचा है कि ये नंबर जो हम इतना यूज करते हैं शायद हर जगह सच ना हो? तो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ, क्या ये वैल्यू, ये 9.8 अर्थ पर हर जगह, हर कोने में सेम रहती है? सोचो, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर या फिर समुंदर के बिल्कुल नीचे, क्या आपका वेट मतलब वजन बिल्कुल सेम होगा? चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। इसका सीधा सा जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये जगह के हिसाब से बदलती है। तो आइए एक एडवेंचर पर चलते हैं और इसके पीछे के क्यू को ढूंढते हैं। गेट रेडी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। ओके, तो पार्ट 1 हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं अर्थ के सरफेस पर ही।
बस इमेजिन करो हम एक ट्रिप पर निकले हैं। नॉर्थ पोल से स्टार्ट करके हम सीधा इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। तो इस पूरे रास्ते में जी के साथ क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट। देखो, इसका सबसे बड़ा रीजन वो छुपा है अर्थ के शेप में ही। हम बचपन से सोचते हैं कि अर्थ एकदम परफेक्ट राउंड बॉल है, राइट? पर ऐसा है नहीं। असलियत में अर्थ एक ओब्लेट स्फेरॉइड है। ये एक फैंसी वर्ड है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अर्थ इक्वेटर पर थोड़ी सी बाहर निकली हुई, मतलब बल्ज्ड है, और पोल्स पर थोड़ी सी चपटी यानी फ्लैटेंड, बिल्कुल एक संतरे जैसे। अब इस शेप को हम फिजिक्स से कनेक्ट करते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको जरूर याद होगा, G = gm/r²। यहाँ पर जो r है यानी रेडियस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला साफ साफ बता रहा है कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। मतलब G और r की आपस में बनती नहीं। अगर r यानी रेडियस बढ़ेगा तो G कम हो जाएगा, और अगर r कम होगा तो G बढ़ जाएगा। सिंपल सा रूल है। तो अब इन दोनों चीजों को जोड़ते हैं। हमने कहा अर्थ पोल्स पर चपटी है, मतलब पोल्स पर रेडियस r सबसे कम है, और अगर r कम है तो g क्या होगा? बिल्कुल सही, मैक्सिमम। वहां वैल्यू होती है 9.832। और इक्वेटर पर वहां अर्थ थोड़ी मोटी है, यानी रेडियस सबसे ज्यादा है, तो g हो जाता है मिनिमम, यानी 9.78। इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर आप अपना वेट पोल्स पर मेजर करोगे तो वो इक्वेटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हाउ कूल इज दैट? चलो अब जमीन से ऊपर उठते हैं। हमारी जर्नी का पार्ट 2 है जर्नी इनटू द स्काई। अब हम देखेंगे कि हाइट के साथ यानी एल्टीट्यूड के साथ जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, अर्थ के सेंटर से हमारा डिस्टेंस यानी आर बढ़ता जाएगा। और अब तक हम ये जान चुके हैं कि डिस्टेंस बढ़ने से जी कम होता है। तो सिंपल है, जितना ऊपर जाओगे जी की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। अब जरा इस टेबल को देखिए, इससे आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा। अर्थ के सरफेस पर आराम से 9.8 है। माउंट एवरेस्ट जो लगभग 8.8 किलोमीटर ऊंचा है, वहां पर भी देखो जी ऑलमोस्ट सेम है, 9.8 के आसपास। ज्यादा चेंज नहीं। पर जैसे हम 400 किलोमीटर ऊपर जाते हैं वेदर सैटेलाइट की हाइट तक, जी गिरकर 8.7 हो जाता है। और अब देखो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट, वहां तो जी की वैल्यू एकदम से, आप खुद ही देखिए, सिर्फ 0.225 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। सोचो जरा, 35,700 किलोमीटर ऊपर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट होती है, वहां जी की वैल्यू 9.8 से गिरकर सिर्फ 0.225 रह जाती है। इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। इससे बिल्कुल साफ है कि आप अर्थ से जितना दूर जाओगे, उसकी ग्रेविटेशनल पुल उतनी ही कमजोर होती जाएगी। ऑलराइट, अब तैयार हो जाओ हमारी जर्नी के सबसे माइंड बेंडिंग पार्ट के लिए। पार्ट 3, जर्नी टू द सेंटर। अब तक हम ऊपर जा रहे थे, अब हम जमीन के अंदर जाएंगे, गहराई में, अर्थ के कोर की तरफ। तो अब आपके दिमाग में एक लॉजिकल सवाल आएगा कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो अर्थ के सेंटर से हमारा डिस्टेंस यानी r वो तो कम हो रहा है, तो हमारे पुराने फॉर्मूला के हिसाब से g को तो बढ़ना चाहिए, राइट? मेक्स सेंस है? यही तो ट्विस्ट है। आपका लॉजिक आधी दूर तक सही था, पर पूरा नहीं। The answer is wrong। जी बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है, और इसका सीक्रेट डिस्टेंस में नहीं मास में छुपा है। यहाँ पर एक नया हीरो आता है जिसका नाम है इफेक्टिव मास, और जैसे आप नीचे जाते हो ये इफेक्टिव मास भी कम होने लगता है। ओके, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, इमेजिन करो आपने अर्थ में एक सुरंग खोदी और आप नीचे जा रहे हो। अब क्या होगा? स्टेप 2, जो अर्थ का हिस्सा आपके ऊपर है, यानी जो शेल आपके ऊपर है, उसके पास भी तो मास है, तो वो आपको ऊपर की तरफ पुल करेगा। सोचो, एक पुल नीचे से, एक पुल ऊपर से। ये ऊपर वाला पुल नीचे वाले पुल को थोड़ा कैंसिल कर देगा। स्टेप 3, तो अब आप पर जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वो सिर्फ उस मास की वजह से है जो आपके नीचे है। और जैसे जैसे आप और गहरे जाते हो, आपके नीचे का मास कम होता जाता है। और यहाँ पर है इस कहानी का क्लाइमैक्स। ये जो इफेक्टिव मास का कम होना है ना, ये इतना पावरफुल इफेक्ट है कि ये डिस्टेंस के कम होने वाले इफेक्ट पर हावी हो जाता है। इट्स मोर सिग्निफिकेंट, मतलब मास वाला फैक्टर डिस्टेंस वाले फैक्टर से जीत जाता है। इसीलिए नीचे जाने पर जी बढ़ता नहीं बल्कि उल्टा कम होने लगता है। क्रेजी राइट? तो अगर हम इस सफर को जारी रखें और नीचे और बिल्कुल अर्थ के सेंटर पर पहुंच जाएं, तो वहां जी की वैल्यू क्या होगी? इट विल बी अ बिग जीरो, बिल्कुल शून्य। इसका मतलब आप वहां पर वेटलेस हो जाओगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे एस्ट्रोनॉट स्पेस में फ्लोट करते हैं। वाओ, क्या शानदार जर्नी थी। हमने सरफेस पर घूमकर देखा, आसमान की ऊंचाइयों तक गए और जमीन के आखिरी कोने सेंटर तक भी पहुंच गए।
तो चलिए इस पूरे मिशन को फटाफट समराइज करते हैं। पार्ट 4, मिशन समरी। तो ये हैं वो गोल्डन रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। नंबर 1, सरफेस पर जी मैक्सिमम होता है पोल्स पर और मिनिमम होता है इक्वेटर पर। नंबर 2, हाइट के साथ जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी हमेशा कम होगा। नंबर 3, डेप्थ के साथ जैसे जैसे नीचे जाओगे जी फिर से कम होगा। एंड फाइनली नंबर 4, अर्थ के बिल्कुल सेंटर पर जी हो जाता है 0। सिंपल। अब देखो, ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में ये सवाल पक्का मिलेगा। एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अब आई एम श्योर आप सबको इसका जवाब बहुत अच्छे से पता है। यह है इसका एक परफेक्ट मॉडल आंसर जिसको लिखकर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिंपल शब्दों में आपको लिखना है, अर्थ के सेंटर पर ऑब्जेक्ट के नीचे कोई इफेक्टिव मास नहीं होता जो उसे पुल करे, और अर्थ के सारे हिस्से उस ऑब्जेक्ट को हर डायरेक्शन में चारों तरफ से एकदम इक्वली पुल करते हैं। ये सारे फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट फोर्स और जी की वैल्यू 0 हो जाती। तो इस अमेजिंग जर्नी को हम एक आखिरी इंटरेस्टिंग सवाल के साथ एंड करते हैं। सोचो, अगर जी अर्थ के सेंटर पर 0 है और मान लो हम आपको वहां भेज दें, तो आपके साथ क्या होगा? What would you feel? इस पर जरूर सोचना। चलिए मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक कीप क्वेश्चनिंग एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो ग्रेविटेशन के सफर में हम आ चुके हैं पार्ट 6 पर, और आज का टॉपिक ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम सब, मैं भी आप भी, रोज गलती करते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मास और वेट की। लगता है ना सेम, पर है नहीं। तो चलो आज इस कंफ्यूजन की ऐसी की तैसी करते हैं और इसे हमेशा के लिए आसान बनाते हैं। रेडी हो? लेट्स गो। अच्छा एक बात बताओ, मार्केट जाते हो सब्जी लेने, क्या बोलते हो? भैया 1 किलो टमाटर देना, राइट? और हम सबको लगता है कि हम टमाटर का वेट मांग रहे हैं, सही है ना? पर साइंस की भाषा में ये बिल्कुल गलत है। पता है क्यों? क्योंकि किलोग्राम यानी केजी वेट की यूनिट है ही नहीं। शौक लगा? हाँ, ये मास की यूनिट है। तो भाई ये मास और वेट का चक्कर है क्या? चलो इस गुत्थी को आज सुलझा ही लेते हैं। ओके, तो इस मास वेट की लड़ाई को समझने के लिए पहले टीम मैथ से मिलते हैं, क्योंकि हर चीज की शुरुआत मैथ से ही होती है। यही है वो असली स्टफ, वो बुनियाद जिसके ऊपर पूरी फिजिक्स टिकी है। तो ये मास है क्या चीज? सिंपल भाषा में मास का मतलब है कि किसी चीज के अंदर कितना माल मसाला भरा हुआ है, मतलब कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बस इतना ही। और हाँ, ये उसके इनर्शिया का भी मेजर है। इनर्शिया? अरे इनर्शिया मतलब किसी भी चीज की जिद, उसकी आलस। एक ऑब्जेक्ट कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मुझे मत छेड़ो। एक छोटी बॉल को हिलाना आसान है, पर एक बड़े से पत्थर को मुश्किल। क्यों? क्योंकि पत्थर का मास ज्यादा है तो उसकी जिद, उसका इनर्शिया भी ज्यादा है। सिंपल। ओके, अब मास के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाएंगे। पॉइंट नंबर 1, इसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम यानी केजी, सबको पता है। पॉइंट नंबर 2, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इससे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। 5 किलो मतलब 5 किलो, ऊपर नीचे आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता। और पॉइंट नंबर 3, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास एकदम लॉयल है, ये कभी नहीं बदलता। आप यहाँ अर्थ पर हो, चांद पर चले जाओ या मार्स पर पार्टी करो, आपका मास उतना का उतना ही रहेगा, क्योंकि आपके अंदर का स्टफ थोड़ी ना बदल जाएगा। गॉट इट? तो मास का किस्सा तो क्लियर हो गया। अब आती है पिक्चर में एंट्री दूसरे कैरेक्टर की, वेट। और यहाँ कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। पता है क्या? वेट किसी ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं, ये तो एक धोखा है। असलियत में ये एक फोर्स है, ग्रेविटी का फोर्स। तो वेट आखिर है क्या? इमेजिन करो कि अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेट है और हम सब छोटे छोटे लोहे के टुकड़े। तो अर्थ हम सबको अपनी तरफ खींच रही है, अपने सेंटर की तरफ। बस यही जो खींचातानी वाला फोर्स है ना, इसी को हम वेट कहते हैं। तो जब आप अपना वेट नापते हो, आप एक्चुअली ये मेजर कर रहे हो कि अर्थ आपको कितनी ताकत से अपनी तरफ पुल कर रही है। इंटरेस्टिंग, राइट? और इस फोर्स को कैलकुलेट करने का एक मैजिक फॉर्मूला है, इससे अपने दिमाग में टैटू करवा लो। फॉर्मूला है वेट इक्वल्स m इंटू जी, यानी वेट बराबर है मास गुणा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितना आपका मास है उसको उस जगह की जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो और बस आपका वेट आपके सामने। ये फॉर्मूला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। चलो अब वेट के भी पॉइंट्स देख लेते हैं जो मास से बिल्कुल अलग हैं। पॉइंट 1, क्योंकि ये एक फोर्स है, इसकी यूनिट है न्यूटन, N फॉर न्यूटन, केजी नहीं। पॉइंट 2, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन क्या है? हमेशा नीचे, जमीन के सेंटर की तरफ। और सबसे बड़ा डिफरेंस, पॉइंट नंबर 3, वेट बेवफा है, ये जगह के साथ बदल जाता है।
अर्थ पर कुछ और, मून पर कुछ और। क्यों? अरे फॉर्मूला याद करो, W इक्वल्स टू M इंटू जी। जब जी बदलेगा तो वेट तो बदलेगा ही ना। ओके, बहुत थ्योरी हो गई। अब टाइम है एक एपिक शोडाउन का। इन दिस कॉर्नर वी हैव प्लैनेट अर्थ एंड इन द अदर कॉर्नर द मून। अब देखते हैं इन दोनों जगहों पर मास और वेट का क्या हाल होता है। प्रॉमिस, इसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। और ये रहा एक गेम चेंजिंग फैक्ट। चांद पर जो ग्रेविटी है ना, वहां का जी वो अर्थ की ग्रेविटी का सिर्फ 1/6 है। सिर्फ 1/6। अब सोचो फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू M इंटू जी। अगर G ही 1/6 हो गया तो आपका वेट भी तो 1/6 हो जाएगा। मतलब अगर आपका वेट यहाँ अर्थ पर 600 न्यूटन्स है तो चांद पर आपका वेट होगा सिर्फ 100 न्यूटन्स। इसीलिए तो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर ऐसे बाउंस करते हुए चलते हैं। मजा आएगा ना? चलो एक क्विक रिवीजन हो जाए इस टेबल के साथ। रेडी? मास अमाउंट ऑफ मैटर, वेट ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिट मास का केजी, वेट का न्यूटन, क्वांटिटी मास स्केलर, वेट वेक्टर। कांस्टेंट कौन है? मास हमेशा कांस्टेंट है। चेंज कौन होता है? वेट जगह के साथ चेंज होता है। परफेक्ट, ये टेबल अपने दिमाग में सेव कर लो। ओके, थियरी तो मास्टर कर ली। अब असली टेस्ट का टाइम है। चलो आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। लेट्स डू दिस। तो पहला सवाल है मैच द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल। एक तरफ है मास और वेट, दूसरी तरफ है n, kg, मेजर ऑफ इनर्शिया और डिपेंड्स ऑन हाइट। चलो जल्दी से जोड़ियां बनाओ, सोचो सोचो। एंड द करेक्ट आंसर इज मास की जोड़ी बनेगी केजी और मेजर ऑफ इनर्शिया से, और वेट की जोड़ी बनेगी n और डिपेंड्स ऑन हाइट से। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे हाइट पर क्यों? सिंपल है, जैसे जैसे आप अर्थ से ऊपर जाते हो ग्रेविटी थोड़ी कम होती जाती है, तो जी कम हुआ इसलिए वेट भी कम हुआ। इजी पीजी। चलो अब एक कॉन्सेप्ट वाला सवाल, दिमाग लगाना। मान लो आपके पास एक पत्थर है, आप उसे अर्थ से सीधा मार्स पर ले गए, तो बताओ क्या उसका मास और वेट मार्स पर सेम रहेगा? और हाँ, सिर्फ यस या नो नहीं चलेगा, क्यों का जवाब भी चाहिए। इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, मास क्या था? एकदम लॉयल, राइट? तो मास तो मार्स पर भी सेम रहेगा, पत्थर के अंदर का स्टफ तो नहीं बदला ना। लेकिन वेट, वो तो बेवफा है। मार्स का जी अलग है, अर्थ का जी अलग है, तो जब जी बदल गया तो वेट भी डिफरेंट होगा। सिंपल लॉजिक। ओके, अब आ गया न्यूमेरिकल। डरना नहीं, बहुत आसान है। क्वेश्चन है, अर्थ पर एक ऑब्जेक्ट का मास है 5 kgs और वेट है 49 न्यूटन्स। अब इसको चांद पर ले गए, तो चांद पर इसका मास और वेट क्या होगा? हिंट आपको पता है, चांद पर ग्रेविटी 1/6 है। चाहो तो वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो मिलके सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, मास ऑन द मून। अरे इसमें क्या सोचना है, मास तो हमेशा सेम रहता है, तो चांद पर भी मास होगा पूरे 5 kg। डन। स्टेप 2, वेट ऑन द मून। हमने क्या सीखा था? चांद पर वेट अर्थ के वेट का 1/6 हो जाता है, तो हम बस 49 को 6 से डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेटर निकालो, आएगा लगभग 8.17 न्यूटन्स। दैट्स इट, हो गया सॉल्व। देखा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो मैथ्स कितनी इजी। और इसके साथ ही मैथ्स वर्सेस वेट का मैच खत्म होता है। आई होप अब सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलो जाने से पहले एक फाइनल सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं, आखिरी बार एग्जाम के लिए। तो ये 5 बातें भूलना मत। नंबर 1, मास मतलब मैटर, यूनिट केजी। नंबर 2, वेट मतलब फोर्स, यूनिट न्यूटन। नंबर 3, मास कांस्टेंट, वेट चेंज होता है। नंबर 4, मैजिक फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू M इंटू जी। और नंबर 5, चांद पर वेट हो जाता है 1/6। बस इतना याद रख लिया तो इस टॉपिक में कोई आपको हरा नहीं सकता। आई होप अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका ग्रेविटेशन के पार्ट 7 में। आज हम मोशन का एक बड़ा ही फैसिनेटिंग और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जिसे कहते हैं फ्री फॉल। तो आज के सफर का रोड मैप क्या है? देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये फ्री फॉल आखिर है क्या। फिर हम टाइम ट्रैवल करके गैलीलियो के उस फेमस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जिसने लिटरली फिजिक्स की दुनिया बदल दी। उसके बाद हम अपने हथियार यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन को तैयार करेंगे और फिर इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके एक टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, व्हाट इज फ्री फॉल? ये मोशन का आप कह सकते हैं सबसे प्योर, सबसे सिंपल फॉर्म है। इमेजिन करो, आपके हाथ में एक छोटा सा पत्थर है। राइट नाउ उस पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटी जो उसे नीचे खींच रही है और दूसरा आपके हाथ का फोर्स जो उसे ऊपर सपोर्ट दे रहा है। लेकिन
जैसे ही आप उस पत्थर को छोड़ देते हो, पुफ, आपके हाथ का फोर्स तो गया। अब उस बेचारे पत्थर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, अर्थ की ग्रेविटी। और बस इसी सिचुएशन को, इसी मोशन को हम फिजिक्स में कहते हैं फ्री फॉल। लेकिन ठहरो, यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर आप अपने आसपास देखो, रियल लाइफ में जब कोई चीज गिरती है, क्या उस पर सिर्फ ग्रेविटी लगती है? सोचो, अगर मैं आपको एक पंख दूं और एक भारी पत्थर दूं और कहूं कि दोनों को एक साथ ड्रॉप करो, क्या वो एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे? कभी नहीं, पत्थर पहले पहुंचेगा। तो इसका मतलब ग्रेविटी के अलावा भी कोई और है जो सीन में गड़बड़ कर रहा है। तो ये मिस्ट्री फोर्स है क्या? वेल, वो है हवा, यानी एयर रेजिस्टेंस। जब कोई भी चीज हवा में से गुजरती है तो हवा उसे रोकने की कोशिश करती है। पंख का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, इसलिए वो धीरे धीरे तैरता हुआ नीचे आता है। लेकिन अगर हम इस हवा को ही बीच में से हटा दें, मतलब एक वैक्यूम क्रिएट कर दें, तब क्या हो? और यही वो ब्रिलियंट आइडिया था जो महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने दुनिया को दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हम रोज देखते हैं वो असली फ्री फॉल है ही नहीं। असली यानी ट्रू फ्री फॉल सिर्फ वैक्यूम में ही पॉसिबल है। और वैक्यूम में चाहे एक हल्का सा पंख हो या एक भारी पत्थर, दोनों बिल्कुल एक ही स्पीड से गिरेंगे और एक ही टाइम पर जमीन से टकराएंगे, क्योंकि वहां एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। अच्छा, अब जब हम फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए हैं तो टाइम है इसके मैथ्स को समझने का। अब हम देखेंगे वो टूल्स, यानी वो फॉर्मूलाज जिनकी मदद से हम फ्री फॉल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। थिंक ऑफ देम एज योर फिजिसिस्ट टूल किट। देखो, अच्छी बात यह है कि हमें कोई नए इक्वेशंस नहीं सीखना है। हम न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही यूज करेंगे, बस उनमें दो छोटे से चेंजेस करेंगे स्पेसिफिकली फॉर फ्री फॉल। पहला चेंज, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रिलीज या ड्रॉप किया जाता है वो हमेशा रेस्ट से स्टार्ट होता है, राइट? तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी u हमेशा 0 होगी। और दूसरा चेंज, ऑब्जेक्ट पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो एक ही जगह हम g लिखेंगे। तो अब देखो इन चेंजेस से क्या जादू होता है। पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ u को 0 और a को g रखो तो ये बन गई v इज इक्वल टू जी टी। कितनी सिंपल। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ u 0 है तो यू टी वाला पूरा टर्म ही गायब हो गया, तो ये बन गई s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। और आखिरी इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बन जाती है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। दैट्स इट। बस ये 3 सिंपल इक्वेशंस आपको याद रखनी है। हाँ, यहाँ एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी इक्वेशंस तब है जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। ऐसे केसेस में एक्सेलरेशन a को हम पॉजिटिव g नहीं बल्कि नेगेटिव g लेते हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस g। ये साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना। चलो, बहुत हो गई थियोरी, अब टाइम है इन इक्वेशंस को असली काम पर लगाने का। लेट्स पुट दिस थियोरी इनटू प्रैक्टिस। हम अपनी टेक्स्ट बुक से एक कॉमन प्रॉब्लम उठाएंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, सो हियर्स द प्रॉब्लम। एक 3 किलोग्राम की आयरन बॉल है जिसे 125 मीटर की हाइट से रिलीज किया गया है और हमें g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है? गिवन डेटा को लिस्ट करना। मास m है 3 kg, डिस्टेंस s है 125 मीटर, एक्सेलरेशन g है 10 और क्योंकि उसे रिलीज किया गया है इनिशियल वेलोसिटी u हो गई 0। प्रॉब्लम का पहला पार्ट है हमें टाइम t निकालना है, मतलब बॉल को नीचे जमीन तक आने में कितना टाइम लगेगा। जरा सोचो, हमारे पास s, g और u है और t निकालना है। अपने टूलकिट की 3 इक्वेशंस में से कौन सी यूज करें? बिल्कुल सही, हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। चलो वैल्यूज डालते हैं। s की जगह 125, g की जगह 10, तो इक्वेशन बनी 125 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। इससे आगे सॉल्व करते हैं। 125 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर और यहां से t स्क्वायर की वैल्यू आई 125 डिवाइडेड बाय 5 यानी 25। और अगर t स्क्वायर 25 है तो t क्या होगा? ऑब्वियसली 5। तो हमारा आंसर है 5 सेकंड्स। बॉल को नीचे आने में 5 सेकंड लगेंगे। देखा कितना आसान था। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। हमें बॉल की फाइनल वेलोसिटी v निकालनी है, यानी ठीक जमीन से टकराने से पहले उसकी स्पीड क्या थी। और अब तो हमारे पास टाइम t की वैल्यू भी है। अब निकालने के तो सबसे सिंपल इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू जी टी। हम v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs भी यूज कर सकते हैं, बट ये ज्यादा इजी है। g है 10 और t हमने अभी निकाला 5 सेकंड्स, तो बस v इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 5, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और आंसर आ गया 50 मीटर्स पर सेकंड। पर एक सेकंड,
रुको, क्या आपने एक चीज नोटिस की? क्वेश्चन में बॉल का मास 3 kg दिया था। क्या हमने उसे कहीं भी यूज किया? नहीं। ये इस बात का प्रैक्टिकल प्रूफ है जो गलीलियो ने कहा था, फ्री फॉल में ऑब्जेक्ट का मास मैटर ही नहीं करता। ऑलराइट, अब जब हमें कॉन्सेप्ट भी पता है और फॉर्मूला अप्लाई करना भी आ गया है, तो चलिए टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम कॉन्क्रीट हो जाए। पर आगे बढ़ने से पहले एक अमेजिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि हमारा चांद और जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अर्थ के चक्कर काट रहे हैं वो सब असल में फ्री फॉल में है? यस, वो हर सेकंड अर्थ की तरफ गिर रहे हैं, लेकिन उनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतनी तेज है कि वो अर्थ से कभी टकराते नहीं और बस उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। इट्स लाइक दे आर कॉन्स्टेंटली फॉलिंग बट ऑलवेज मिसिंग द ग्राउंड। माइंड ब्लोइंग है। ओके, अब एक बहुत ही कॉमन कंसेप्चुअल क्वेश्चन। हमें ये प्रूव करना है कि अगर हम एक पत्थर को ऊपर फेंकें तो उसे अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाने में जितना टाइम लगेगा, ठीक उतना ही टाइम इसे वापस नीचे आने में भी लगेगा। इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल और लॉजिकल है। जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, अपवर्ड मोशन। जब पत्थर ऊपर जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन होता है -g। तो v इक्वल्स टू u प्लस at में वैल्यूज रखो। 0 इक्वल्स टू u माइनस g t यूप। यहां से ऊपर जाने का टाइम यानी t यूप आ गया u बाई g। अब दूसरा पार्ट, डाउनवर्ड मोशन। अब पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। तो v इक्वल्स टू u प्लस at से इक्वेशन बनी v इक्वल्स टू 0 प्लस gt डाउन। वेट, यहां v को हम u लिखेंगे क्योंकि जिस स्पीड से फेंका था उसी स्पीड से वापस आएगा। सो u इक्वल्स टू gt डाउन। तो नीचे आने का टाइम t डाउन भी हो गया u बाई g। इसका मतलब t यूप इक्वल्स टू t डाउन। हैंस प्रूव्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। एक बॉल है जो टेबल से गिरती है और अच्छे से 1 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है। हमें 2 चीजें निकालनी है, जमीन पर टकराते वक्त उसकी स्पीड और टेबल की हाइट। ये तो अब आपके लिए बिल्कुल केक वॉक होना चाहिए। डेटा क्या है? t is equals to 1 second, u is equals to 0 और g is equals to 10। स्पीड v निकालने के लिए हमारी फेवरेट इक्वेशन v is equals to gt, मतलब v is equals to 10 into 1 यानी 10 meters per second। और हाइट s के लिए s is equals to half gt square, मतलब s is equals to 0.5 into 10 into 1 का स्क्वायर जो हुआ 5 meters। तो आज हमने फ्री फॉल को पूरी तरह से डीकोड कर लिया है। अगले पार्ट में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एक्सप्लोर करेंगे। तब तक रिवाइज कीजिए और सोचिए, अगर आप एक लिफ्ट में हो और लिफ्ट की केबल टूट जाए तो क्या आपको अपना वेट फील होगा? इस सवाल के साथ आपसे मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन चैप्टर के इस आखिरी हिस्से यानी पार्ट 8 में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है द ग्रेट एस्केप। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक रॉकेट को आखिर कितनी तेजी से लॉन्च करना पड़ता है कि वो अर्थ की ग्रेविटी, उसकी खिंचाव से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए? बस आज हम इसी ग्रेट एस्केप के पीछे की अमेजिंग फिजिक्स को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए आज का प्लान, हमारा रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे ग्रेविटीज एनर्जी डेट से, जिसमें हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अच्छे से समझेंगे। फिर आगे बढ़कर हम एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। उसके बाद अर्थ के लिए उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आखिर में मून से एस्केप करने का एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और हाँ, एंड में आपके लिए एक स्पेशल एग्जाम टूल किट भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। देखिए, इस ग्रेट एस्केप को प्लान करने से पहले हमें उस कर्ज को समझना होगा जो ग्रेविटी हम सब पर डालती है। इसी कर्ज को हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, आपको 9 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला P इज इक्वल टू mgh तो जरूर याद होगा, है ना? और ये बिल्कुल ठीक काम करता है जब हम अर्थ के पास छोटी मोटी हाइट्स की बात करते हैं, क्योंकि वहां g की वैल्यू लगभग कांस्टेंट रहती है 9.8। लेकिन सोचो, जब एक रॉकेट हजारों किलोमीटर ऊपर जाता है तब तो g की वैल्यू कम होने लगती है। इसलिए उस केस में हमें एक बेहतर, एक ज्यादा एक्यूरेट फॉर्मूला चाहिए जो है Pe इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन R प्लस H। ठीक है, फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन इस फॉर्मूले में सबसे अजीब, सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है ये नेगेटिव साइन। सवाल तो बनता है कि एनर्जी नेगेटिव क्यों है? आखिर इसका मतलब क्या है? चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखो, इस नेगेटिव साइन का सारा राज छुपा है हमारे रेफरेंस पॉइंट में। फिजिक्स में हम ये मानते हैं कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर है,
यानी ऐसी जगह जो अर्थ से इतनी ज्यादा दूर है कि वहां ग्रेविटी का कोई असर ही नहीं है, तो वहां एनर्जी हो गई 0। अब जैसे ही कोई चीज अर्थ के पास आती है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींचती है और वो एक एनर्जी वेल या ऊर्जा के कुएं में गिर जाती है। तो जब आप 0 से नीचे जाते हो तो क्या होता है? वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। बस यही है वो एनर्जी डेट या ऊर्जा का कर्ज जिसे चुकाए बिना कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से एस्केप नहीं कर सकता। तो अब जब हम इस एनर्जी डेट को समझ चुके हैं, तो चलिए इस कर्ज को चुकाने का प्लान बनाते हैं। अब हम एंटर कर रहे हैं सेक्शन 2 में, जहां हम डिराइव करेंगे उस मास्टर फॉर्मूला को जो हमें बताएगा कि आजादी की स्पीड यानी एस्केप वेलोसिटी आखिर कितनी होनी चाहिए। तो पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एस्केप वेलोसिटी है क्या। एकदम सिंपल शब्दों में ये वो कम से कम वो मिनिमम स्पीड है जिससे आपको किसी चीज को अर्थ से ऊपर फेंकना होगा ताकि वो ग्रेविटी की पकड़ से हमेशा के लिए आजाद हो जाए और कभी भी लौटकर वापस ना आए। नेवर टू रिटर्न। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल लॉज में से एक यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ क्या कहता है? यही कि एनर्जी ना तो बनती है ना ही खत्म होती है, बस फॉर्म बदलती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी अर्थ की सरफेस पर E1 और उसकी टोटल एनर्जी इंफिनिटी पर E2 बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अर्थ पर टोटल एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी हाफ mv² प्लस हमारा नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माइनस gm/r। और इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट आजाद हो चुका है, वो रुक जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 और पोटेंशियल एनर्जी तो हमने 0 मानी ही थी, तो E2 इज इक्वल टू 0। अब बस E1 को E2 के बराबर रख दो। और जैसे ही हम इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, एक जादू होता है। स्मॉल m यानी ऑब्जेक्ट का मास दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एस्केप वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड ही नहीं करते कि आप एक छोटी सी बॉल फेंक रहे हैं या एक भारी भरकम रॉकेट। अमेजिंग, राइट? और इससे हमें मिलता है हमारा पहला पावरफुल फॉर्मूला, VESC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। इसी फॉर्मूला को हम एक और भी सिंपल रूप में लिख सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि g का फॉर्मूला होता है gm/r², राइट? इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम gm की जगह gr² लिख सकते हैं। जब हम ये वैल्यू हमारे एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूला में डालते हैं, तो हमें मिलता है Vesc इक्वल्स √2gr। ये वाला वर्जन कैलकुलेशंस के लिए अक्सर बहुत आसान पड़ता है, क्योंकि g और r की वैल्यू हमें यूजुअली पता होती है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब जब हमारे पास आजादी का फॉर्मूला है, तो चलिए इसमें नंबर्स डालते हैं और पता लगाते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी से आजादी पाने के लिए आखिर कितनी स्पीड, कितनी रफ्तार चाहिए। तो आजादी की स्पीड है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर्स। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि अगर आप इस स्पीड से ट्रैवल करें, तो कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर लगभग 5 मिनट में पूरा कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन, इनक्रेडिबल है ना? अच्छा, हम सब ने टीवी पर एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में तैरते हुए, फ्लोट करते हुए देखा है और सोचा है, वाह, जीरो ग्रेविटी। लेकिन क्या वहां सच में ग्रेविटी जीरो होती है? चलिए इस मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। साइंटिफिकली इसका जवाब है नहीं। असल में दोस्तों, वेटलेसनेस का मतलब ग्रेविटी का गायब हो जाना नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जितनी ऊंचाई पर g की वैल्यू अभी भी 8.7 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के आसपास होती है, जो अर्थ की सरफेस के 9.8 से बस थोड़ी ही कम है। तो एस्ट्रोनॉट्स को वेटलेस फील क्यों होता है? क्योंकि वो और उनका स्पेस स्टेशन दोनों एक साथ अर्थ की तरफ फ्री फॉल कर रहे होते हैं। सोचो, वो लगातार अर्थ की तरफ गिर रहे हैं, पर उनकी साइड की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो जमीन से टकराने के बजाय बस उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, हमेशा मिस करते रहते हैं। चलिए, अब जो कुछ भी हमने सीखा है, उस नॉलेज को एक नए प्रॉब्लम पर अप्लाई करके देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर हमें मून से एस्केप करना हो, तो वहां कितनी एस्केप वेलोसिटी लगेगी। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई डेटा है इस प्रॉब्लम के लिए। हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू है, मून का मास m है और मून का रेडियस r भी है। सारी वैल्यूज SI यूनिट्स में हैं। हम बिल्कुल वही सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, Vesc इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r। स्टेप 2, अब दी गई सारी वैल्यूज को ध्यान से फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। और स्टेप 3, कामली ध्यान से कैलकुलेशन करके फाइनल रिजल्ट निकालो। रिमेंबर, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और कैलकुलेशन के बाद हमारा रिजल्ट आता है 2.37 किलोमीटर्स पर सेकंड। जैसा कि आप इस सिंपल से कंपैरिजन चार्ट में देख सकते हैं, मून की एस्केप वेलोसिटी
अर्थ के 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड के मुकाबले बहुत बहुत कम है। और इसका मतलब क्या है? यही कि फ्यूचर में जब हम मून पर बेस बनाएंगे तो वहां से रॉकेट्स लॉन्च करना अर्थ के मुकाबले बहुत आसान और सस्ता होगा। चलिए अब हम अपने लास्ट सेक्शन पर आ गए हैं। आइए इस पूरे टॉपिक को एक एग्जाम टूल किट में समराइज करते हैं। ये फॉर्मूलाज और कंसेप्ट्स आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम के लिए आपको ये 3 फॉर्मूलाज बिल्कुल पक्के कर लेने हैं। पहला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का वो नेगेटिव वाला फॉर्मूला। दूसरा, एस्केप वेलोसिटी के दोनों फॉर्म्स √2gm/r और √2gr। और सबसे जरूरी, इन सब के पीछे का बुनियादी उसूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको ये प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया ना, तो आप कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन के लिए चलिए आपकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन 2.B3। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, इसका आंसर एकदम सिंपल और टू द पॉइंट है। एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी है जो किसी ऑब्जेक्ट को चाहिए ताकि वो एक सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि अर्थ या मून के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को पूरी तरह ओवरकम करके स्पेस में चला जाए और फिर कभी भी वापस ना आए। तो इस चैप्टर को मास्टर करने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। ग्रेविटी को सच में दिल से समझने के लिए आपके हिसाब से क्या ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूलाज को रटना या उसके पीछे के कंसेप्ट जैसे कि एनर्जी वेल को विजुअलाइज करना? इस पर जरूर सोचिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।